friends, this is Sono here and you are watching Diploma with Sono. In this video we will talk about detailed estimate. In the previous lecture of detailed estimate, we have already talked about detailed estimate, unit quantity method, total quantity method and data required for detailed estimate. In this video we will talk about our syllabus firstly and then we start about the video. So this friends, here it is, हम लोग क्या कर चुके थे। हम लोग फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट में यूनिट क्वांटिटी मेथड के बारे में जान चुके थे। फिर था टोटल क्वांटिटी मेथड के बारे में हम लोग देखे थे। फिर आया डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड एस्टिमेट। इस टॉपिक तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए या वीडियो चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको मोर कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है तो वहाँ व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन होके हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पर टेलीग्राम लिंक भी रहेगा, वहाँ से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं बात करूँगा सबसे फर्स्टली फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में जान चुके हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करते हैं, जब उसका प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स के बारे में आगे हमको देखना होता है कि ये सब फैक्टर्स को लेकर डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे फर्स्टली बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ इट इज़ हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड एस्टिमेट हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग यहाँ से बात करेंगे फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। यही टॉपिक हमारा सिलेबस का। इस टॉपिक में सबसे फर्स्टली हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्टली अगर बात करें तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है डिटेल्ड एस्टिमेट। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आखिर होता है क्या, यहाँ से बात आ गई है। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि फॉर अ लार्ज कंस्ट्रक्शन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड एंड दिस कैन बी परचेज्ड एट अ रेट ऑफ चीपर दैन द रेट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द माइनर वर्क। देखिए, अगर काम कोई छोटा है, मतलब अगर कोई कंस्ट्रक्शन छोटा है, बोलने का मतलब क्या कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन छोटा है, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग को मटेरियल का चाहिए वो लेस अमाउंट में चलेगा। तो लेस अमाउंट में जब इसमें चाहिए तो इसमें कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा लेगा हमसे, होलसेलर रेट में कॉस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर वही जो अगर है उसी को अगर हम लोग मान के चलते हैं कि लार्जर कंस्ट्रक्शन, अगर लार्ज कंस्ट्रक्शन में हम लोग अगर लेके चलते हैं तो लार्ज कंस्ट्रक्शन में क्या होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे जो हम लोग को होलसेलर रेट में देगा तो उसमें हम लोग को फ़ायदा होगा। तो होलसेलर रेट में जब देगा तो वहाँ पे हम लोग को कुछ प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से बात आता है कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो देयरफॉर रेट ऑफ वर्क शुड बी फ्रेम्ड कंसिडरिंग द वॉल्यूम ऑफ वर्क, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क होगा उसके आधार पे हम लोग रेट को देखते हैं कि अगर छोटा काम है तो वहाँ पे रेट ज़्यादा हो जाता है। अगर बहुत बड़ा, अगर लार्ज अमाउंट में कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं, तो वहाँ पे मटेरियल हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा, तो उसके ज़रिए क्या होगा, वहाँ पर रेट भी हम लोग को कम पड़ेगा। क्या, किस मायने में, उस जो क्वांटिटी, जो माइनर कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल का जो कॉस्ट है उसके अनुसार इसमें थोड़ा कम पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड पॉइंट आता है हम लोग का फैक्टर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स का आप लोग इसका टॉपिक भी दिया गया है सिलेबस में कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स क्या होता है। तो इस टॉपिक से आप लोग उसको भी कवर कर सकते हैं। तो ये फैक्टर अफेक्टिव में ही हम लोग पढ़ लेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स मतलब होता है क्या कि कितना मार्केट में अवेलेबिलिटी है मटेरियल का, कि वहाँ पर कितना हम लोग का मार्केट से उस मटेरियल हम लोग खरीद सकते हैं, या कितना वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वर्क के लिए हम लोग कितना मटेरियल मार्केट से मंगवा सकते हैं। तो यही अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर ऑफ ए पार्टिकुलर आइटम is higher than the scheduled rate if there is no assurance that material will be available as and when required. It is detrimental to the progress of the work if the workers and the maintenance staff remain idle of paucity of materials। जैसे बोलने का मतलब क्या है, देखिए कि अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर हम लोग लेके चलें एक शेड्यूल्ड रेट में, कि अगर उतना हम लोग लेके चलते हैं कि अगर 300 पर बैग अगर सीमेंट को हम लोग अगर लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट में ये तो नहीं है कि हमेशा अवेलेबल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको मार्केट से हम लोग लार्जर जितना हम लोग को ज़रूरत है एक ही बार में
मार्केट से खरीद लेते हैं। तो जिसके चलते क्या होता है कि हम लोग को वहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट में जाता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स हम लोग का मौजूद हो जाता है। तो ये डिटेल्ड एस्टिमेट में हम लोग फैक्टर्स, हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करता है। तो इसमें हम लोग फ्रेंड्स अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल समझ चुके हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। देखिए फ्रेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या कि कैसे हम लोग अगर बोलते हैं कि ये यहाँ पे हम लोग का, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग का जैसे ये जैसे मार्केट है, ठीक है। अब ये मार्केट है हम लोग का, उसके बाद में क्या होगा कि मार्केट से वहाँ से हम लोग लाएंगे मटेरियल को। तो हम लोग का अगर ये कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के लाने के बीच में जो लाने के बीच में जो समय यहाँ पे गैप लगेगा, इसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करेंगे। और इसी जो ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में। कि जैसे यहाँ मटेरियल को जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो इसमें हम लोग को कुछ कॉस्ट लगेगा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाले कॉस्ट लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाले तो लेंगे ही, अनलोडिंग और लोडिंग वाले भी लेंगे। तो इसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में इसको लेकर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या आता है, इफ़ a smaller quantity of materials is required to be transported to considerable distance, the proportionate cost of the transportation becomes higher in comparison with the cost of the large quantity of transported at a time। देखिए क्या बोलने का मतलब है, अगर आप लोग अगर लेस अमाउंट में हम लोग का अगर वहाँ पे मटेरियल को पहुँचाना है तो ऊपर भी तो हम लोग सेम ही ट्रक को लेकर जाएंगे, सेम ही वहाँ पे बस को लेकर जाएंगे कि जिसके अनुसार हम लोग मटेरियल का वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर वहाँ पे मटेरियल कम है, ठीक है, मटेरियल जैसे हम लोग का इतना ही मटेरियल है, इतना मटेरियल को लाना है, लेकिन फिर भी हमको कॉस्ट देना पड़ेगा ये टोटल का। लेकिन अगर मटेरियल हम लोग का इतना पूरा ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो हम लोग का कॉस्ट क्या होगा, इसके कंपेरिजन में, लार्जर वाला के कंपेरिजन में स्मॉलर वाला बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट ले लेगा। तो हम लोग लार्जर जो वहाँ पे क्वांटिटी लाते हैं तो वहाँ पे हम लोग का कॉस्ट कम जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पे भी डिपेंड होता है। फिर लोकेशन ऑफ साइट, कि हम लोग का साइट कहाँ लोकेट है। तो लोकेशन ऑफ साइट में देखिए कि लोकेशन ऑफ साइट जैसे कि इतना दूर हम लोग कहाँ मटेरियल को लाएँ। जैसे इफ़ the site of work is located at an odd place for which loading, unloading, stacking and restacking of materials are necessary several times due to different kinds of journey, the point of damage or loss in transit should be considered carefully। जैसे देखिए लोकेशन ऑफ साइट क्या बोलने का मतलब है। लोकेशन ऑफ साइट का मतलब सबसे आगे समझते हैं कि लोकेशन ऑफ साइट बोल रहा है तो यहाँ पे क्या समझेंगे हम लोग। जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग का कंस्ट्रक्शन एरिया, जो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग का जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो है कि रोड हम लोग का यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग का रोड है यहाँ पे हम लोग का जाने के लिए ठीक से रास्ता नहीं है। इतना रास्ता है कि सिर्फ आदमी जा सकते हैं, कुछ मतलब कि 1 to 2 फीट अप्रॉक्स। यहाँ पे कुछ कार्स वगैरह नहीं जा सकते हैं। तो इस जो यहाँ पे जो रीजन आएगा, तो इस टाइप में क्या होगा, जो यहाँ पे हम लोग जब ट्रक को लाएंगे अपना, जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को लाएंगे, यहाँ पे अनलोडिंग करना पड़ेगा। अनलोडिंग करके फिर से यहाँ से हम लोग को लेकर जाकर फिर यहाँ पे रखवाना पड़ेगा। तो इसमें जो कॉस्ट जाएगा, तो ये लोकेशन ऑफ साइट में डिपेंड होता है कि कैसे हम लोग कॉस्ट का वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। डिटेल्ड एस्टिमेट में लोकेशन ऑफ साइट भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि अगर साइट ये साइट यहाँ न रह के यहाँ पर रहता, ठीक है, इस टाइप में रहता कि यहाँ से हम लोग को जैसे ही ट्रक को उतारें, हम लोग को कंस्ट्रक्शन साइट में जैसे सामान को रखा गया, तो इस टाइप में अगर रहता तो हम लोग को कॉस्ट क्या होता, लेस हो जाता। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ साइट भी इम्पोर्टेंट रोल वो अदा करता है। अब देखिए कि लोकल लेबर चार्जेस क्या होता है। कि लोकल लेबर चार्जेस बोलने का मतलब क्या, कि जैसे हम लोग अपना जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, जैसे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसमें हर एक टाइप का मेंबर होंगे। जैसे एक होगा स्किल्ड मेंबर, एक होगा अनस्किल्ड मेंबर। तो अस्किल्ड वाला को, जो अस्किल्ड होगा उसको हम लोग को ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इस टाइप में इसका जो कॉस्ट होगा फ्रेंड्स ज़्यादा हो जाएगा। अब जो अनस्किल्ड है तो उसको तो लेस क्वांटिटी ऑफ हम लोग मनी देते हैं। तो अगर अनस्किल्ड है तो लेस क्वांटिटी ऑफ मनी देंगे। तो इस टाइप में लोकल लेबर चार्जेस भी हम लोग का
वहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट का एक फैक्टर होता है, लेकिन लोकल लेवल चार्जेस भी एक पॉइंट है। तो इसके जरिए आप पॉइंट को भी क्लियर कर सकते हैं कि लोकल लेवल जो चार्ज है या लेबर चार्जेस जो होता है वो डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग का कंस्ट्रक्शन में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर में कैसे हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, कि डेली वेजेस के आधार पर उपयोग कर रहे हैं या पर आवर के हिसाब से उपयोग कर रहे हैं। इस टाइप में हम लोग लोकल लेबर को वहाँ पे कॉस्ट को अदा करते हैं, उसका वहाँ पे वेजेस को देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइप में आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, इसके बाद टॉपिक आता है, आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट को जब तैयार करते हैं तो कौन कौन सा हम लोग स्टेप्स को अपनाते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट को बनाने में, इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ से बात करते हैं कि द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क देन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। देखिए, जो डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करते हैं फ्रेंड्स, वो दो टाइप में तैयार करते हैं। एक होता है कि बाई जो क्वांटिटी मेथड, हर एक जो क्वांटिटी टेकिंग आउट ऑफ क्वांटिटीज, एक देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टेकिंग आउट क्वांटिटीज, जैसे टेकिंग क्वांटिटीज, जैसे क्वांटिटीज के हिसाब से अगर लिखेंगे तो ये फर्स्ट होता है हमारा। दो टाइप में बांटते हैं, कोई एक क्वांटिटीज़ के आधार पे, एक जो पर आइटम के हिसाब से हम लोग बांटते हैं, तो उसको यहाँ पे आगे लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में लेते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट शीट के जो द्वारा हम लोग पर आइटम के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फ्रेंड आता है बात, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। जो डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज में सबसे आगे इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज को कैसे लेते हैं। इसी को बोला जाता है टेकिंग आउट ऑफ क्वांटिटीज मेथड बोल सकते हैं आप लोग। द कंप्लीट वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क सच एज अर्थ वर्क, कनेक्टिंग, कॉन्क्रीटिंग, ब्रिक वर्क, आरसीसी, प्लास्टरिंग, ईटीसी। देखिए, जो कंप्लीट वर्क होता है, जितना भी जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क को हम लोग डिवाइड करते हैं इस टाइप में कि कॉन्क्रीटिंग कितना करेंगे, वहाँ पे आरसीसी कितना होगा या प्लास्टरिंग कितना होगा। उसके बाद में बात आता है द डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम ड्राइंग्स एंड इंटर इन रिस्पेक्टिव कॉलम्स। ये जो ड्राइंग्स के द्वारा हम लोग वहाँ पे लेंगे और उसका कॉलम्स में उसका सब को हम लोग विस्तार पूर्वक कि देते जाएंगे कि कितना कॉन्क्रीटिंग वर्क हुआ, कितना आरसीसी कहाँ लगा। इस टाइप में हर एक क्वांटिटी मेंबर से द क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज आर इन नंबर्स कॉलम टू डेप्थ कॉलम एज शोन बिलो। देखिए, जो क्वांटिटीज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज ऑफ नंबर, उसका वैल्यूज से कि कितना नंबर ऑफ कॉलम्स है। जैसे एक बोलते हैं अगर कि एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है, इस टाइप में अगर एक कॉलम है, एक कॉलम को बनाने में अगर हम कॉस्ट के बात बोलें तो अगर मान के चलें कि 3000 मान के चलते हैं रिस्पेक्टिवली, तो ऐसा अगर जितना कॉलम रहेगा उस टाइप में हम लोग उसका निकाल सकते हैं ना, कि जितना कॉलम रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस टाइप में अगर रहेगा फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। ये देखिए, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट का हम लोग मेजरमेंट शीट के जरिए वहाँ पे मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट शीट को आप लोग देखिए कि किस टाइप में रहता है। इसमें सबसे फर्स्ट में जो बात आता है, सबसे फर्स्ट होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके रहेगा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, जैसे आइटम में क्या कॉन्क्रीटिंग या ब्रिक वर्क या अर्थ, जो अर्थ एक्सवेशन करेंगे वहाँ पे जो अर्थ का खुदाई करेंगे वो उसमें जाएगा। फिर कितना नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ कितना बीम्स है, नंबर ऑफ कितना कॉलम्स है। अगर लेंथ ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ भी अगर लिख लेंगे कि कॉलम का लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, डेप्थ कितना है। फिर क्वांटिटीज की कितना क्वांटिटीज लगा। फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स, मतलब उसमें कुछ अगर और भी अगर कुछ हम लोग लगाए हैं कॉस्ट, तो उस टाइप में इसको हम लोग लिखते हैं। तो इस टाइप में अगर बनेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट शीट। और मेजरमेंट शीट के जरिए ही हम लोग इस डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ को वहाँ पे निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स आता है बात एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये सेकंड टाइप होता है हमारा, जो हम लोग डिवाइड किए हैं कि वहाँ पे कैसे स्टेप्स को, कि डिटेल्ड एस्टिमेट का क्या क्या स्टेप्स से हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करते हैं। तो फर्स्ट में था टेकिंग आउट ऑफ क्वांटिटीज, और सेकंड जो हमारा बात आया एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट।
एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट में हम लोग कैसे लेते हैं, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क इज वर्क डॉट फ्रॉम द क्वान्टिटीज दैट ऑलरेडी कंप्यूटेड इन द डिटेल्स मेजरमेंट फ्रॉम एट द वर्केबल रेट। हम लोग हर एक कॉस्ट जो लेंगे फ्रेंड्स, उसका हर एक आइटम वाइज लेंगे। जैसे सीमेंट लिए तो उसका कितना क्वांटिटी, कितना नंबर ऑफ बैग्स लाएँ, या कितना हम लोग, अगर उसका यूनिट क्या है, यूनिट बोलने का मतलब क्या कि पर बैग है, उसका कितना बैग लाएँ, उसका कितना यूनिट बोलने का मतलब है कि मीटर, कितना मीटर क्यूब या कितना क्यूब, इस हिसाब से उसका यूनिट हम लोग लिख लेंगे। फिर रेट कितना है पर बैग का, उसका कितना कॉस्ट है, फिर पर यूनिट कॉस्ट कितना है कि 1 मीटर क्यूब में कितना कॉस्ट लग रहा है, इस हिसाब से फिर अमाउंट लिख देंगे। इस हिसाब से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट को तैयार करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शीट में टोटल कॉस्ट जो होता है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट के द्वारा। फिर आता है फ्रेंड्स बात कि जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट को तैयार करते हैं, इसमें जो टोटल जो कॉस्ट निकलेगा उसका देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 4% हम आगे ही अच्छा से लिख दिए हैं कि 4% क्या होता है, कॉन्टेंजेंसीज में चला जाता है या सुपरविजन में चला जाता है, दोनों बात सेम ही है। 4% कॉस्ट कॉन्टेंजेंसीज और सुपरविजन के लिए अलाउ किया जाता है। और अनफोर्सीन आइटम्स बोलने का मतलब कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बनते बनते अनडिजायरेबल अगर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ क्वांटिटीज़ घट जाए, अगर उसको हम लोग नहीं लिख पाएँ तो इस टाइप में 4% कॉस्ट को लिया जाता है। अब देखिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट जो एस्टिमेटेड होता है, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट फॉर्म के द्वारा या सीट के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। ये सीट को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्टली आइटम नंबर लिख देते हैं, फिर डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर, जैसे सीमेंट कितना होगा तो जैसे हम लोग लिख देते हैं सबसे फर्स्ट में सीमेंट कितना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद में उसका क्वांटिटी कि पर बैग कितना क्वांटिटी लाएँ कि 100 क्वांटिटीज या यूनिट, तो पर मीटर क्यूब में उसका कितना है कॉस्ट, ये पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। फिर रेट कि पर मीटर क्यूब में रेट कितना है, फिर पर यूनिट में रेट कितना है, फिर टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। इसी टाइप में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट शीट के जरिए हम लोग डिटेल एस्टिमेट को तैयार करते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स बात, देखिए ये सब शीट के बारे में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यही सब शीट के एक आता है एक और शीट के बारे में। हम लोग का शीट को एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स के जरिए देखना होता है। देखिए सिलेबस में हम लोग सिलेबस सबसे फर्स्टली देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सिलेबस में क्या दिया गया है, हम लोग इस टॉपिक को अभी छोड़े हैं, प्रिपरेशन ऑफ चेकलिस्ट को अभी वहाँ पे स्टॉप किए हैं और स्पेसिफिकेशन को भी स्टॉप किए हैं। इसको लास्ट में देखते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए ये सीट, कंटेंट्स ऑफ मेजरमेंट सीट, एब्स्ट्रैक्ट सीट एंड फेस सीट को हम लोग देख रहे हैं। तो कंटेंट्स मतलब क्या क्या मेजरमेंट सीट में हम लोग लिखते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट सीट में कितना लिखते हैं, या फेस सीट में क्या क्या होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हम लोग आ गए हैं मेजरमेंट सीट में। देखिए क्या क्या होता है, जैसे आइटम नंबर लिखा जाता है, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं कि कितना नंबर्स में है, फिर लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, फिर हाइट उसका लिख देंगे, फिर क्वांटिटी के बारे में, फिर टोटल क्वांटिटी कितना हुआ। एब्स्ट्रैक्ट सीट अभी बात किए हैं, सीरियल नंबर में 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे, फिर क्वांटिटी जितना, जैसे कौन सा क्वांटिटी लाए हैं और उसका जो क्वांटिटीज़ का जो क्वांटिटी मतलब कि कितना क्वांटिटी में लाएँ, फिर वो आइटम क्या है, जैसे सीमेंट है या सैंड है इस टाइप में, और यूनिट वाइज उसका यूनिट क्या है कि पर mm क्यूब लाएँ, कि पर मीटर क्यूब लाएँ, पर सेंटीमीटर क्यूब लाएँ, फिर उसका रेट कितना है, फिर यूनिट रेट क्या है, फिर अमाउंट। इस टाइप में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट सीट के जरिए डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करते हैं। तीसरी टाइप क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट सीट और मेजरमेंट सीट का कंटेंट होता है। इसी कंटेंट को हम लोग लिखते हैं मेजरमेंट सीट और एब्स्ट्रैक्ट सीट में। फिर आता है फ्रेंड फेस सीट। देखिए फेस सीट में हम लोग किस किस बातों के सबसे फर्स्ट में ध्यान देते हैं। फेस सीट में जो बात आता है फ्रेंड्स, सबसे फर्स्टली आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट को कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा, फिर वाटर सप्लाई और सैनिटरी चार्ज को लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन और फिर कॉन्टेंजेंसीज, फिर वर्क चार्जेज एस्टेब्लिशमेंट जो 1 to 2% अप्रॉक्स लिया जाता है, फिर टोटल अमाउंट लिख देते हैं और उसके बाद में टोटल अमाउंट का जो वर्ड्स के हिसाब से लिख देते हैं। तो इसी टोटल को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स फेस सीट। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे फेस सीट क्या होता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के यहाँ तक ही हम लोग एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए सिलेबस में क्या क्या हम लोग को यहाँ पे छूट रहा है। देखिए यहाँ पे ब्रीफ स्पेसिफिकेशन ऑफ
जो यहाँ पे ब्रीफ स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम्स के बारे में छूट रहा है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। काहे कि स्पेसिफिकेशन जो है फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा है, कि जैसे एसी शीट होगा और भी जैसे सीमेंट होगा, जो ब्रिक वर्क होगा, तो ये सब का अलग टाइप में एक स्पेसिफिकेशन होता है। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ तक ही हम लोग एंड करते हैं। आप लोग को अगर यहाँ तक समझ में आया है ठीक से, तो चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक की नहीं कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन पूरा वीडियो को देखा कीजिए। काहे कि पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको कुछ प्रॉफिट होगा, पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हमको लाइक से नहीं मतलब है फ्रेंड्स, हम देखिए मदद करना चाहता है फ्रेंड्स, मदद करने चाह रहे हैं। आप लोग देखिए पूरे वीडियो को देखा कीजिए, आप लोग का ही फ़ायदा होगा। तो प्रॉफिट के लिए आप लोग पूरा वीडियो को अपना देखिए। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी न्यू अगर इस चैनल पे हैं तो सबसे आगे डिप्लोमा विद सोनू को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के यहाँ तक ही एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।